हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। कल हमने लेक्चर 1 में सॉइल की बेसिक डेफिनेशंस पढ़ी थी। आज हम उसके आगे कंटिन्यू करने जाएंगे। तो जैसे कि मैंने कहा था कि हम कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स पढ़ेंगे जो पहले चैप्टर की पेंडिंग रह चुकी थी। तो सबसे पहले जो टर्म आती है वो आती है मॉल। तो मॉल क्या होता है? इट इज़ द टाइप ऑफ मैरीन सॉइल। ये मैरीन सॉइल की टाइप है। इट इज़ ए टाइप ऑफ मैरीन सॉइल हैविंग कैल्शियम कार्बोनेट कंटेंट इन इट। यानी कि मैरीन सॉइल अगर उसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट कंटेंट है तो हम उस टाइप की सॉइल को मार्ल कहेंगे। नेक्स्ट आता है लुइस। तो लुइस क्या होती है? इट इज द सिल्ट डिपॉजिट। इट इज द सिल्ट डिपॉजिट formed by wind movement। तो इट इज द सिल्ट डिपॉजिट फॉर्म बाय विंड मूवमेंट, तो उसे लुइस कहते हैं। थर्ड पॉइंट आता है हमारा, थर्ड टाइप ऑफ सॉइल आती है, दैट इज टफ। ये भी एक सॉइल टाइप है। तो टफ क्या होती है हमारी? इट इज द वोल्केनिक ऐश। इट इज द वोल्केनिक ऐश formed by wind movement। अगर सिल्ट डिपॉजिट विंड मूवमेंट की वजह से बन रही है तो उसे लुइस कहेंगे। अगर वोल्केनिक ऐश विंड मूवमेंट की वजह से बन रही है तो उसे हम टफ कहेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा बेंटोनाइट क्ले। बेंटोनाइट क्ले। बेंटोनाइट क्ले क्या होती है? इट इज़ द वोल्केनिक ऐश फॉर्म बाय केमिकल एक्शन। ठीक है, तो केमिकल एक्शन या केमिकल वेदरिंग की वजह से जो वोल्केनिक ऐश बनती है उसे हम बेंटोनाइट क्ले कहते हैं। तो इट इज द वोल्केनिक ऐश फॉर्म्ड बाय केमिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग, जैसे कि हमने कल पढ़ा था कि वेदरिंग का मतलब क्या होता है कि जब बड़ी रॉक छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिसइंटीग्रेट हो जाती है तो ये सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, इनको एज अ होल हम सॉइल मास कहते हैं। ठीक है, वो इनके बीच में वाइड्स होते हैं या गैप्स होते हैं। अब ये जो डिसइंटीग्रेशन हो रही है बड़ी रॉक से छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल्स में, वो या तो फिजिकल वेदरिंग की वजह से हो सकती है या तो केमिकल वेदरिंग की वजह से हो सकती है। अगर वोल्केनिक ऐश केमिकल वेदरिंग की वजह से बन रही है तो उसे हम बेंटोनाइट क्ले कहते हैं। उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ सॉइल को बेंटोनाइट क्ले कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा सैंड ड्यून। सैंड ड्यून क्या होता है? इट इज द सैंड डिपॉजिट फॉर्म्ड बाय विंड मूवमेंट। अगर सैंड डिपॉजिट विंड मूवमेंट की वजह से बन रहा है तो उसे हम सैंड ड्यून्स कहेंगे। सैंड डिपॉजिट फॉर्म बाय विंड मूवमेंट। नेक्स्ट आता है हमारा टैलस। टैलस क्या होता है? अगर सॉइल पार्टिकल्स ग्रेविटी की वजह से बन रहे हैं, ठीक है, हमने कल पढ़ा था क्लोवियल सॉइल डिपॉजिट, एक हमने पढ़ा था कल क्लोवियल सॉइल डिपॉजिट। ठीक है, तो हमने क्या कहा था कि अगर ग्रेविटी की वजह से फॉर्मेशन हो रही है सॉइल की तो उसे हम क्लोवियल सॉइल डिपॉजिट कहेंगे। ठीक है, तो क्लोवियल सॉइल डिपॉजिट, और यहाँ पे जो सॉइल होगी उसे क्लोवियल सॉइल कहेंगे। इसका ही एक और नाम होता है टैलस, यानी कि टैलस के अंदर जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो ग्रेविटी की वजह से बनते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा टिल। तो इट इज अ मिक्सचर ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। इट इज द मिक्सचर ऑफ gravel,
sand, silt and clay formed by ग्लेशियर। अगर ग्लेशियर की वजह से बन रहे हैं या आइस की वजह से बन रहे हैं तो उस केस में उसे टिल कहा जाएगा। ठीक है, लास्ट आता है हमारा लोम। लोम क्या होता है? इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सॉइल। सॉइल का मिक्सचर है, लेकिन इसके अंदर 80% क्ले कंटेंट होना चाहिए, हैविंग 80% क्ले कंटेंट इन इट। ठीक है, ऐसे अगर हम पढ़ने जाएं तो इन सारे की सारी जो भी सॉइल टाइप हैं इनके बारे में हम पूरी थ्योरी पढ़ सकते हैं, इनके शेप के बारे में, इनके पार्टिकल साइज के बारे में, लेकिन इतना हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हमें खाली वही चीज़ पढ़नी है जो एग्जाम में आती है। तो लोम क्या होती है? इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सॉइल हैविंग 80% क्ले कंटेंट इन इट। सो दिस इज द सॉइल टाइप्स। नेक्स्ट आती है हमारी ब्लैक कॉटन सॉइल, जो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ सॉइल है, वो इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ब्लैक कॉटन सॉइल। तो ब्लैक कॉटन सॉइल क्या होती है? ब्लैक कॉटन सॉइल के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये है कि इसके अंदर मिनरल कौन सा प्रेजेंट होता है। तो मिनरल जो प्रेजेंट होता है वो है मोंट मोरेलोनाइट मिनरल। मोंट मोरेलोनाइट मिनरल। एक्चुअली मिनरल्स के बारे में 3 तरह के मिनरल्स होते हैं सॉइल के अंदर, केओलाइट, इलाइट एंड मोंट मोरेलोनाइट। तो इन तीनों मिनरल्स के बारे में हम सॉइल स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हमें सिर्फ ये याद रखना है कि ब्लैक कॉटन सॉइल के अंदर मोंट मोरेलोनाइट मिनरल प्रेजेंट होता है। दूसरा पॉइंट ये है कि इसकी हाई श्रिंकेज एंड स्वेलिंग प्रॉपर्टी होती है। हाई श्रिंकेज एंड स्वेलिंग प्रॉपर्टी, इसलिए इसी प्रॉपर्टी की वजह से, यानी कि ब्लैक कॉटन सॉइल काफ़ी श्रिंक करती है और काफ़ी स्वेल करती है, जिसकी वजह से इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन कर पाना काफ़ी मुश्किल होता है। थर्ड पॉइंट है इसकी शेयर स्ट्रेंथ काफ़ी कम होती है, ये भी एक कारण है कि इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करना काफ़ी मुश्किल होता है। लो शेयर स्ट्रेंथ। फोर्थ पॉइंट आता है इसका हाई शेयर श्रिंकेज एंड स्वेलिंग प्रॉपर्टी, लो शेयर स्ट्रेंथ, एंड फोर्थ पॉइंट इज इट इज ब्लैक इन कलर। ये ब्लैक कलर की होती है एंड गुड फॉर कॉटन क्रॉप्स। गुड फॉर कॉटन क्रॉप्स। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर 1, जिसमें सबसे पहले हमने पढ़ा कि सॉइल क्या होती है, डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक इनटू सॉलिड पार्टिकल्स, और उस सॉलिड पार्टिकल्स को हम सॉइल कहते हैं। फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स सिविल इंजीनियरिंग, फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स इज जॉन स्मिथ, कार्ल तेजागी, एंड फादर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग इज जॉन स्मिटन। सो उसके बाद हमने सॉइल मैकेनिक्स की डेफिनेशन पढ़ी, वेदरिंग पढ़ा, डिपोजिशन पढ़ा, ट्रांसपोर्टेशन, अपहीवल जो कि प्रोसेस है सॉइल फॉर्मेशन का, जिसे हम पैडोजेनेसिस भी कहते हैं। फिर अलग अलग तरह के सॉइल डिपॉजिट पढ़े और सॉइल टाइप पढ़ी। तो ये सारा चैप्टर 1 के अंदर हमारा इंक्लूड होता है। इसी के साथ हमारा चैप्टर 1 सॉइल फॉर्मेशन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब हम चैप्टर 2 को स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 2 होगा हमारा सॉइल प्रॉपर्टीज। अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज सॉइल प्रॉपर्टीज। तो चैप्टर 2 है हमारा सॉइल प्रॉपर्टीज। ये जो चैप्टर है ये सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है सॉइल का। ये कह सकते हैं कि सॉइल कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम ले लो आप, अगर एसएससी जेई लो या आईएएस लो या गेट लो, उसमें अगर सॉइल के क्वेश्चन आएंगे तो इस चैप्टर से क्वेश्चन आना कंपलसरी है। मतलब कि इस चैप्टर से क्वेश्चन आते ही आते हैं। अगर आप कोई भी पेपर उठा लो प्रीवियस ईयर, तो इस चैप्टर से क्वेश्चन आए ही आए हैं। तो इसलिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। इसके एक एक कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझना पड़ेगा हमें। तो सबसे पहले हम एक चीज़ समझते हैं कि सॉइल इज अ 3-फेज सिस्टम। सॉइल जो है हमारा 3-फेज सिस्टम है। ठीक है, 3-फेज सिस्टम का क्या मतलब हुआ कि सॉइल के अंदर सॉलिड स्टेट भी एग्जिस्ट करती है, लिक्विड भी एग्जिस्ट करती है और गैसियस स्टेट भी एग्जिस्ट करती है और एट अ टाइम एग्जिस्ट करती है। जैसे कि
अगर हम एक सॉइल मास लें तो उस सॉइल मास के अंदर सॉलिड पार्टिकल्स हैं, तो इसका मतलब सॉलिड स्टेट एग्जिस्ट कर रही है। उसके अंदर वाइड्स प्रेजेंट है, तो उस वाइड्स में एयर भी होगा, वाटर भी होगा, तो इसका मतलब गैसियस स्टेट भी है और लिक्विड स्टेट भी है। तो इसलिए हम कहते हैं कि सॉइल जो है हमारी 3 फेज सिस्टम है। तो अब इस 3 फेज सिस्टम को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं टेक्निकली? हम क्या करते हैं, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। इस पार्ट को हम ले लेते हैं सॉलिड, इसको वाटर और इस चीज़ को एयर। लेफ्ट हैंड साइड में हम वेट को रिप्रेजेंट करते हैं और राइट हैंड साइड में हम वॉल्यूम्स को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि ये जो वेट हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा वेट ऑफ एयर, ये हो जाएगा वेट ऑफ वाटर और ये हो जाएगा वेट ऑफ सॉलिड। सिमिलरली राइट हैंड साइड में देखेंगे तो वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, इन दोनों को कंबाइन करके हम बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ वाइड, क्योंकि वाइड या तो एयर की वजह से होंगे या तो वाटर की वजह से होंगे, इसलिए इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम वॉल्यूम ऑफ वाइड बोलते हैं। ये चीज़ आ गई हमारी टोटल वॉल्यूम। तो कोई पूछेगा कि टोटल वॉल्यूम क्या होती है? दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। और वेट ऑफ एयर जनरली हम 0 कंसीडर करते हैं। तो ये था 3 फेज सिस्टम का रिप्रेजेंटेशन। हमें पता चल गया कि सॉइल 3 फेज सिस्टम है, उसको क्यों 3 फेज सिस्टम बोलते हैं ये भी पता चल गया, और उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो भी पता चल गया। अब हम कुछ बेसिक डेफिनेशंस के बारे में पढ़ेंगे। बेसिक डेफिनेशंस। सो पहली डेफिनेशन आती है हमारे पास वाटर कंटेंट। इसको हम W से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल w से, ठीक है। वाटर कंटेंट, वाटर कंटेंट क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्ट। इसको हम जो है वीडियो पास करके इस लाइन को लिख भी सकते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉलिड, ठीक है। तो ये हमारी वाटर कंटेंट की डेफिनेशन हुई, दैट इज वेट ऑफ वाटर और वेट ऑफ सॉल्ट की जो रेशियो होगी उसे हम वाटर कंटेंट कहेंगे। और वाटर कंटेंट की जो वैल्यू होती है वो हमेशा 0 से ज़्यादा होती है या इसके इक्वल होगी, क्लियर। अब हम 2 पॉइंट यहाँ पे हमें याद रखने हैं कि अगर हमारी ओवन ड्राइड सॉइल है, फॉर ओवन ड्राइड सॉइल, तो उस केस में जो वाटर कंटेंट की वैल्यू होगी वो 0% होगी। इसको हम एज परसेंटेज में भी डिनोट कर सकते हैं। तो इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे, तो ये परसेंटेज में डिनोट हो जाएगी। अगर हम 100 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो फ्रैक्शन में डिनोट हो गई। तो ओवन ड्राइड सॉइल के लिए वाटर कंटेंट की वैल्यू 0% है। फॉर एयर ड्राइड सॉइल, अगर एयर ड्राइड सॉइल है तो उस केस में वाटर कंटेंट की वैल्यू 4% होगी, ठीक है। तो ओवन ड्राइड सॉइल के लिए वाटर कंटेंट की वैल्यू 0%, एयर ड्राइड सॉइल के लिए वाटर कंटेंट की वैल्यू 4%। अब यहाँ पे जो वाटर की बात हो रही है, सॉइल के अंदर जो वाटर होता है वो 4 फॉर्म में एग्जिस्ट होता है, ठीक है। पहला होता है ग्रेविटी वाटर, सेकंड होता है हमारा कैपिलरी वाटर, थर्ड होता है हमारा स्ट्रक्चरल वाटर, और फोर्थ होता है हमारा हाइग्रोस्कोपिक वाटर। हाइग्रोस्कोपिक वाटर, ठीक है। तो वाटर जो है इन 4 फॉर्म में एग्जिस्ट होता है। तो ये जो ग्रेविटी वाटर है, कैपिलरी वाटर है या हाइग्रोस्कोपिक वाटर है, इसको सिंपल सॉइल को ओवर ड्राइंग करेंगे तो वहां से ये वाटर रिमूव हो जाएगा, रिमूव ऑन ओवन ड्राइंग, ठीक है। तो सिंपल हम ओवर ड्राइंग करेंगे तो वहां से ये जो 3 टाइप का वाटर है, ग्रेविटी वाटर, कैपिलरी वाटर और हाइग्रोस्कोपिक वाटर, ये तीनों रिमूव हो जाएंगे। खाली स्ट्रक्चरल वाटर रिमूव नहीं होगा। स्ट्रक्चरल वाटर तब रिमूव होगा जब क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर जो होगा सॉलिड पार्टिकल्स का वो डिस्टर्ब होगा, ठीक है। तो ये था हमारा वाटर कंटेंट। नेक्स्ट टर्म आती है हमारी डिग्री ऑफ सैचुरेशन। डिग्री ऑफ सैचुरेशन,
इसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। जो डिग्री ऑफ सैचुरेशन होती है एस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ वाइड। अगर परसेंटेज में रिप्रेजेंट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन होगी वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड वॉल्यूम ऑफ वाइड। अगर एस की वैल्यू 0% आई तो इसका मतलब क्या होगा कि सिर्फ एयर वाइड्स प्रेजेंट होंगे, और अगर सिर्फ सॉइल के अंदर एयर वाइड्स प्रेजेंट है तो उस सॉइल को क्या कहते हैं हम? ड्राई सॉइल, जो हमने पहले भी पढ़ा था। अगर एस की वैल्यू 100% है तो इसका मतलब सिर्फ वाटर वॉइड्स प्रेजेंट होंगे, और अगर सिर्फ वाटर वॉइड्स प्रेजेंट है तो उस तरह की सॉइल को कहते हैं हम सैचुरेटेड सॉइल। अगर एस की वैल्यू 50% है या 60% है, यानी कि 0 से लेकर 100% के बीच में है, ठीक है, तो उस केस में एयर और वाटर वॉइड्स वाला केस आएगा, और उस तरह की सॉइल को हम कहते हैं पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल। और ये चीज़ें हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ी थी कि ड्राई सॉइल क्या होती है, सैचुरेटेड सॉइल क्या होती है, पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल क्या होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट टर्म आती है हमारी वाइड रेशियो। वाइड रेशियो जिसको हम ई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, वाइड रेशियो क्या होती है हमारी? वॉल्यूम ऑफ वाइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। वॉल्यूम ऑफ वाइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है, ई की वैल्यू जो होती है वो ग्रेटर देन 0 होती है, यानी कि 0 नहीं होगी। वॉल्यूम ऑफ वाइड कभी भी 0 नहीं होंगे, या तो एयर वाइड होंगे या तो वाटर वाइड होंगे। ठीक है, कभी भी वाइड 0 हो जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ई की वैल्यू जो है हमारी 0 से ज़्यादा होती है, लेकिन इसकी कोई अपर लिमिट नहीं होती है। कितनी भी वाइड रेशियो की वैल्यू हो सकती है, नो अपर लिमिट। ठीक है, इसी तरह से एक टर्म होती है हमारी इसी के अंदर, पोरोसिटी। ठीक है, पोरोसिटी जो होती है उसको एन से डिनोट करते हैं, एंड उसका फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ वाइड डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ वाइड डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। ठीक है, लेकिन इसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी या 1 से कम होगी, कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं होगी। या ये कह सकते हैं, सॉरी इसको एन लिखेंगे हम, एन से कम होगी और एन के इक्वल होगी। या ये कह सकते हैं परसेंटेज में कि इसकी वैल्यू हमेशा 100% हो सकती है, लेकिन 100% से ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है, अब यहाँ पे 2 क्वेश्चंस अराइज होते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि जो कोर्स ग्रेन्ड सॉइल होती है, कोर्स ग्रेन्ड सॉइल, उसकी वाइड रेशियो ज़्यादा होती है या फिर फाइन ग्रेन्ड सॉइल की वाइड रेशियो ज़्यादा होती है? ऐसे देखने में तो लगता है कि कोर्स ग्रेन्ड सॉइल में बड़े बड़े वॉइड्स होते हैं तो उसकी वाइड रेशियो ज़्यादा होगी, लेकिन एक्चुअली क्या होता है, कोर्स ग्रेन्ड सॉइल की वाइड रेशियो कम होती है एज कंपेयर टू फाइन ग्रेन्ड सॉइल। रीज़न क्या है कि कोर्स ग्रेन्ड सॉइल में नो डाउट कि इंडिविजुअल वाइड स्पेसेस जो हैं, इंडिविजुअल वाइड स्पेस वो ज़्यादा है कोर्स ग्रेन्ड सॉइल में, लेकिन जो टोटल वाइड स्पेस होती है, टोटल वाइड स्पेस वो फाइन ग्रेन सॉइल में ज़्यादा होती है। टोटल वाइड स्पेस फाइन ग्रेन सॉइल में ज़्यादा होती है, इसी वजह से फाइन ग्रेन सॉइल की वाइड रेशो ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू कोर्स ग्रेन सॉइल। तो ये कंसेप्ट समझ के नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि वाइड रेशियो में और पोरोसिटी, ठीक है, दोनों का सेम सिग्निफिकेंस है, लेकिन फिर भी वाइड रेशियो को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। इसका रीज़न क्या है? अगर हम दोनों के फॉर्मूलों के ऊपर नज़र डालें तो ई की वैल्यू होती है वॉल्यूम ऑफ वाइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, पोरोसिटी होता है वॉल्यूम ऑफ वाइड डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, और दोनों के डिनोमिनेटर को अगर हम कंसीडर करें तो ई के डिनोमिनेटर होता है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड और पोरोसिटी का डिनोमिनेटर होता है टोटल वॉल्यूम। जो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होती है, अगर हम एक बीकर के अंदर सॉइल लें, ठीक है, और उसको एज इट इज़ रख दें, तो जो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होती है उस बीकर के अंदर, क्या वो चेंज होगी? कभी भी चेंज नहीं होगी। सॉलिड पार्टिकल्स हमेशा उतने ही रहेंगे, तो उस पर कोई चेंज नहीं आएगी। लेकिन जो टोटल वॉल्यूम होगी, अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा हुई तो मॉइस्चर चेंज
आ सकता है, वेट ऑफ वाटर चेंज हो सकता है, तो इसकी वजह से वॉल्यूम ऑफ वॉइड चेंज हो सकती है। तो अगर वॉल्यूम ऑफ वॉइड चेंज होगा तो टोटल वॉल्यूम भी चेंज हो सकती है, तो इसमें चेंज आ जाता है। यानी कि वॉइड रेशियो का जो डिनोमिनेटर है उसमें कोई भी चेंज नहीं आता, लेकिन जो पोरोसिटी का डिनोमिनेटर है उसमें चेंजेस आते हैं। इसीलिए जो वॉइड रेशियो होती है वो ज़्यादा कंसिस्टेंट रिजल्ट देता है, ज़्यादा रिलायबल होता है, और दैट इज़ वाई हम वॉइड रेशियो को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर चेंज नहीं होता, वो कंसिस्टेंट रहता है या कांस्टेंट रहता है। फिफ्थ डेफिनेशन आती है हमारी एयर कंटेंट। एयर कंटेंट एयर कंटेंट क्या होता है? एयर कंटेंट को हम ए और सबस्क्रिप्ट में सी से डिनोट करते हैं, एंड इट इज वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइडेड वॉल्यूम ऑफ वाइड। सिंपल सा फॉर्मूला एयर कंटेंट का, वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वाइड। इसी तरह से इसी के अंदर एक और डेफिनेशन आती है, एक और टर्म आती है परसेंटेज एयर वाइड, ठीक है, जिसे परसेंट एन ए से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम इंटू 100। तो जहाँ पे भी हमें टर्म को परसेंटेज में करना हो कन्वर्ट, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वहाँ से हमारा टर्म जो है परसेंटेज में निकल जाएगी। सो एयर कंटेंट हो गया वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वाइड, परसेंटेज एयर वाइड हुआ वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइडेड टोटल वॉल्यूम इंटू 100। अब यहाँ पे एक नोट पॉइंट और आता है, एक चीज़ होती है लूजेस्ट स्टेट और एक होती है डेंसेस्ट स्टेट। ठीक है, लूजेस्ट स्टेट और डेंसेस्ट स्टेट कहने का क्या मतलब है कि सॉइल है हमारी, ये सॉलिड पार्टिकल्स हैं, ठीक है, इसके अंदर वाइट्स होंगे, तो कौन से ऐसा स्टेट होगी जिसमें वाइट स्पेस मैक्सिमम होंगे या मिनिमम होंगे, यानी कि सॉलिड पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कैसा होगा जिसमें मैक्सिमम वाइड रेशियो बनेगी और मिनिमम वाइड रेशियो बनेगी। सो मैक्सिमम वाइड रेशियो कब बनती है? जब लूजेस्ट स्टेट हो, और मिनिमम वाइड रेशियो कब बनती है? जब डेंसेस्ट स्टेट हो। देखने से ये पता चलता है कि अगर डेंस होगा तो वाइड्स कम होंगे, तो मिनिमम वाइड रेशियो डेंसेस्ट स्टेट में ही बनेगी। ई मैक्स की वैल्यू होती है 0.91 और ई मिनिमम की वैल्यू होती है 0.35। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये स्टेट बनती कब है? लूजेस्ट स्टेट तब बनती है जब क्यूबिकल एरे आता है, अरेंजमेंट क्यूबिकल शेप में होगी, यानी कि एक सॉलिड पार्टिकल के अराउंड 6 पार्टिकल्स होंगे इन द फॉर्म ऑफ क्यूब, तो उस केस में क्यूबिकल एरे बनेगा। इसी तरह से डेंसेस्ट स्टेट कब बनती है? जब रोम्बोहेड्रल एरे हो, रोम्बोहेड्रल